नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। करते हैं खबरों की शुरुआत वॉर जोन से आ रही ब्रेकिंग न्यूज के साथ। डोनेस्क में रूस का विध्वंसक हमला, 4 इलाकों पर रूस ने कब्जा किया। मोर्चे छोड़कर भागे यूक्रेनी फोर्स, यूक्रेनी सैनिक और रूसी सेना का यूक्रेन से बदला। तो रूसी सेना का बदला शुरू हो चुका है। रूसी फौज आज कीव समेत पूर्वी यूक्रेन को न सिर्फ जला सकती है बल्कि पूर्वी हिस्से पर कब्जा करने की भी तैयारी है। क्रेमलिन ने युद्ध को पूरी तरह से बदल देने वाला यह फैसला तब किया जब नाटो की मदद से यूक्रेन ने मॉस्को समेत रूस के 10 प्रांतों में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। यूक्रेन ने रूस के अंदर 200 से ज्यादा ड्रोन दागे और इसी के बाद रूस ने 10 शहरों में विनाश की बहुत बड़ी आग भड़क दी। मॉस्को समेत रूस के 10 शहरों को यूक्रेन ने जिस तरह से जलाया है, उससे युद्ध के मैदान में बहुत बड़ा जलजला आने जा रहा है। रूस के अंदर विनाश की जो आग भड़की है, उसका भयावह परिणाम आधी रात को दिखने जा रहा है। पुतिन सेना ऐसा बदला लेने जा रही है जिसकी कल्पना ना तो ज़ेलेंस्की ने की है और ना ही बाइडेन ने। क्रेमलिन इस वक्त क्रोध से भरा हुआ है। पुतिन और उनकी सेना बदले की आग में जल रही है क्योंकि यूक्रेन ने रूस के अंदर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। यूक्रेनी फोर्स ने 4 घंटे के अंदर ही रूस के अंदर 200 से ज्यादा ड्रोन दाग दिए। और इसी के साथ रूस के 10 शहर विनाश की बड़ी आग में धधकने लगे। नाटो का साथ मिला तो उसके बाद यूक्रेन ने भी अपनी ड्रोन आर्मी की मदद से पूरे रूस में तबाही मचा दी है। यूक्रेन ने इस बार नए ड्रोन से हमले किए जिससे रूस का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया। विनाश की सबसे बड़ी और भयानक आग रूस की राजधानी मॉस्को में भड़की। यूक्रेनी सेना ने सबसे विध्वंसक हमला मॉस्को में ही किया। रात के अंधेर में ड्रोन की बरसात हुई और इसी के साथ रूस की राजधानी पूरी तरह से दहल गई। मॉस्को में कई जगहों पर धमाके हुए। धमाकों की वजह से इमारतों में आग लग गई। मॉस्को पर यूक्रेन ने 50 से ज्यादा ड्रोन दागे। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 14 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन बाकी ड्रोन विस्फोट करने में सफल रहे। हमले की वजह से मॉस्को में 8 इमारतें बर्बाद हो गई। एक महिला और एक बच्चे की जान चली गई। मॉस्को की 3 एयरपोर्ट के पास भी धमाके हुए। खतरे को देखते हुए तीनों एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। सभी उड़ानें रोक दी गई। यूक्रेन का हमला इतना विध्वंसक था कि मॉस्को में आपातकाल लगाना पड़ा।
शहर का ट्रैफिक रोक दिया गया। मॉस्को के ज़ुकोवस्की एयरपोर्ट के पास 3 धमाके हुए। विस्फोट की वजह से एक इमारत में आग लग गई। ज़ुकोवस्की एयरपोर्ट से क्रेमलिन की दूरी सिर्फ 35 किलोमीटर है। इसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेन क्रेमलिन के बेहद करीब हमला करने में कामयाब हो गया। Дом рядом. जिस वक्त मॉस्को दहल रहा था, उसी वक्त यूक्रेन की ड्रोन सेना रूस के 9 और शहरों को जला रही थी। ब्रियांस्क में रात भर धमाके होते रहे। रूस का दावा है कि उसने ब्रियांस्क में 59 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। तुला में यूक्रेनी हमले की वजह से 2 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रूस ने 3 ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। लिपित्स्क में रूस ने यूक्रेन के 2 ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया। रूस का दावा है कि उसने कलुगा में यूक्रेन के 9 ड्रोन को मार गिराया, लेकिन 3 ड्रोन धमाका करने में सफल रहे। बेलगोरोद में यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम को तबाह कर दिया। कुर्स्क में रूसी सेना के 2 ठिकानों को मलबे में बदल दिया गया। ओरियोल में यूक्रेनी हमले की वजह से एक पावर स्टेशन में आग लग गई। रूस के वोरोनिश में 2 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। क्रास्नोदर में भी यूक्रेन रूस के एक हथियार डिपो को जलाने में सफल रहा। अब सवाल यही है कि आखिर रूस के 10 प्रांतों में यूक्रेन इतनी बड़ी तबाही मचाने में कैसे कामयाब हुआ। रूस के अंदर यूक्रेन का इतना बड़ा हमला कैसे सफल हुआ? दुनिया के सबसे घातक और खतरनाक माने जाने वाले रूस के एयर डिफेंस सिस्टम कैसे फेल हो गए? इसको लेकर 2 तरह के दावे किए जा रहे हैं। पहले दावे के मुताबिक यूक्रेन ने सबसे पहले ड्रोन दागा। रूस के अंदर 100 से ज्यादा डमी ड्रोन दागे गए। रूसी एयर डिफेंस डमी ड्रोन को तबाह करने में उलझ गए। ठीक उसी वक्त यूक्रेनी सेना ने असली हमला किया। यूक्रेन ने ल्यूटी ड्रोन से तबाही मचाई। यूक्रेन ने 200 ल्यूटी ड्रोन फायर किए। यूक्रेन के हमले को लेकर दूसरे दावे के मुताबिक नाटो ने रूस के रडार को जाम कर दिया। रूस के एयर डिफेंस को हैक कर लिया गया। इसके बाद यूक्रेन ने करीब 200 ल्यूटी ड्रोन दागे। चूंकि रडार और एयर डिफेंस हैक थे, लिहाजा रूस ल्यूटी ड्रोन को तबाह नहीं कर पाया और इस तरह रूस के अंदर यूक्रेन अब तक का सबसे बड़ा हमला करने में कामयाब हो गया। ज्यादातर रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन ने पहले डमी ड्रोन दागे। इससे रूसी एयर डिफेंस सिस्टम डमी ड्रोन को तबाह करने में उलझ गए। इसी दौरान यूक्रेन ने अपने नए और घातक ल्यूटी ड्रोन से हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने 200 से ज्यादा ल्यूटी ड्रोन फायर की। यूक्रेन ने जिस ल्यूटी ड्रोन से अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, वो 1000 किलोमीटर दूर जाकर हमला करता है, यानी इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। ये अपने साथ 50 किलो का बारूद ले जाकर बहुत बड़ा धमाका करता है। जोरदार धमाके की वजह से ही मॉस्को में 8 इमारतें बर्बाद हो गई। सवाल यही है कि इन हमलों के पीछे यूक्रेन की रणनीति क्या है? क्या ये हमले यूक्रेन में रूस को रोकने के लिए किए गए हैं, या फिर नाटो ने रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए हमले करवाए हैं? वजह जो भी हो, लेकिन रूस के 10 प्रांतों में हमले के बाद पुतिन और उनकी सेना बौखला गई है।
क्रेमलिन ने यूक्रेन के हमले के बाद ही प्रतिशोध का प्लान बना लिया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के पास रूस ने बहुत बड़ी तैनाती कर दी है। क्रीमिया के साकी एयरबेस पर 32 Su-34 भेज दिए गए हैं। एंगल्स एयरबेस पर रूस ने 18 Tu-95 बॉम्बर भेज दिए हैं। काला सागर में 4 नए युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि रूसी सेना आधी रात को यूक्रेन से बदला लेने जा रही है। कीव समेत पूर्वी यूक्रेन पर बारूदी वज्रपात की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक इस बार विध्वंसक हमला कर रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना चाहती है। जाहिर है यूक्रेन की धरती पर विनाश की बहुत ही भयावह आग भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और कुर्स्क में रूसी सेना का बड़ा हमले में यूक्रेन का होवित्जर तबाह, रूसी आर्टिलरी यूनिट का एक्शन। नेटो ने पुतिन की रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। मॉस्को पर यूक्रेन के हमले नेटो बनाम रूस के युद्ध का आधार बन सकते हैं, क्योंकि रूस पर किए गए हमलों के लिए यूक्रेन ने नेटो देशों से मिले ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। इस ऑपरेशन के लिए नेटो देशों ने ही यूक्रेन को इनपुट दिए, सैटेलाइट से यूक्रेन को मदद दी गई। नेटो का टारगेट है कि रूस के पूर्वी शहरों तक हमले करना। नेटो के इस कोवर्ट ऑपरेशन की जानकारी मिलने के बाद रूस भड़का हुआ है और इसलिए यूरोप के उन देशों पर हमले की आशंका तेज हो गई है जो मॉस्को ड्रोन ऑपरेशन में शामिल है। रूस की राजधानी मॉस्को पर 9 और 10 सितंबर को जो अग्निवर्षा की गई, उसकी मुख्य भूमिका में यूक्रेन है। यूक्रेन कहता रहा है कि उसे रूस के शहरों पर हमले का अधिकार है और सही मौका मिलने पर वो ऐसा करेगा। लेकिन सही मौका, सटीक जानकारी, हर मिनट के ऑपरेशन की तैयारी, इन सब के पीछे अकेला यूक्रेन नहीं। मॉस्को के किस इलाके पर कब हमले करने हैं ताकि वो सटीक रहें, यह अकेले यूक्रेन के बस की बात नहीं। इन हमलों को डिजाइन करने के पीछे अमेरिका सहित यूरोप के कई देश हैं। इसीलिए मॉस्को, ब्रियांस्क और वोरोनिश में विध्वंस मचाने में यूक्रेन कामयाब हो पाया। खुफिया रिपोर्ट है कि अलग अलग देशों ने इन हमलों को अंजाम देने में अपनी अपनी भूमिका निभाई। मॉस्को हमले के लिए अमेरिका ने सैटेलाइट से लोकेशन की जानकारियां दी। पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, जर्मनी और ब्रिटेन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज ड्रोन्स की सप्लाई की। हमले 9 सितंबर की रात को शुरू किए गए। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स की रिपोर्ट है कि 9 सितंबर की रात को अमेरिका ने ही कीव को इंटेलिजेंस इनपुट दिया। नौ सितंबर को यूएस मिलिट्री सैटेलाइट से मॉस्को की रेकी की गई। इस सैटेलाइट ने मॉस्को में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की जानकारी जुटाई।
कीव को अहम ठिकानों की सटीक लोकेशन दी गई। इसके बाद यूक्रेन से मॉस्को पर ड्रोन हमले शुरू किए गए। यूक्रेन ने फिलहाल मॉस्को तक हमले किए हैं, लेकिन रिपोर्ट यह भी है कि यूक्रेन रूस के कई शहरों पर एक साथ हमले करने वाला है। रूसी शहरों में विनाश के लिए जंग के मोर्चे पर यूक्रेन को उतार दिया गया है, लेकिन नाटो देश मिलकर यूक्रेन को हर वो जरूरी मदद दे रहे हैं जिससे युद्ध को रूसी धरती पर शिफ्ट किया जा सके। रिपोर्ट यह है कि नाटो देश अब रूस के पूर्वी छोर तक यूक्रेन के जरिए हमले कराने का प्लान तैयार कर चुका है और ये हमले लॉन्ग रेंज ड्रोन से किए जाएंगे। यूक्रेन डिफेंस इंटेलिजेंस HUR के प्रमुख किरोलो बुदानोव ने कहा है कि रूस पर 1800 किलोमीटर की दूरी तक हमले किए जाएंगे। यूक्रेन के पास ऐसे ड्रोन हैं जो रूस में 1800 किलोमीटर अंदर तक पहुंच सकते हैं। रिपोर्ट यह है कि लॉन्ग रेंज ड्रोन अमेरिका सहित यूरोप के देशों से कीव पहुंचाए गए हैं। यूक्रेन को इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन दिए गए हैं जिससे रूसी एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म हो सकती हैं और इनकी रेंज में करीब करीब पूरा रूस आ रहा है। और यूक्रेन को 1800 किलोमीटर रेंज के ड्रोन मिलने का मतलब है कि उसकी रेंज में रूस का यूराल माउंटेन रेंज भी आ रहा है। इसके साथ ही बैरेंट्स सागर के तटीय इलाकों तक भी यूक्रेन के ड्रोन पहुंच रहे हैं। पूर्वी रूस में 58 अहम एयरबेस यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन की पहुंच में आ चुके हैं। इसके अलावा इन ड्रोन से रूस के 237 सैन्य बेस पर भी हमले संभव हैं। यूक्रेन के टारगेट पर रूस में हथियार बनाने वाली कंपनियां भी हैं। यूक्रेन पश्चिमी रूस के हिस्सों में सटीक हमले करके लॉन्ग रेंज हमलों का पूर्वाभ्यास भी कर चुका है। यूक्रेन ने 22 अगस्त को रूस के वोल्गोग्राद में मारिनिवका मिलिट्री फील्ड पर हमले किए थे। अब ब्रिटिश मिलिट्री सैटेलाइट से ली गई इस बेस की तस्वीरें जारी की गई हैं। इन तस्वीरों में रूस को हुए नुकसान के सबूत हैं। हमले के पहले और बाद वाली इन तस्वीरों से साफ है कि रूसी बेस पर यूक्रेन ने किस कदर तबाही मचाई है। अब बेस की ये दूसरी तस्वीर देखिए। इनमें पहली तस्वीर 19 अगस्त की और दूसरी 24 अगस्त को ली गई है। इसमें मारिनिवका बेस के 4 एयरक्राफ्ट शेल्टर ध्वस्त और 2 एयरक्राफ्ट शेल्टर क्षतिग्रस्त नजर आ रहे हैं। इसी तरह तीसरी तस्वीर में ध्वस्त हो चुका स्टोरेज एरिया नजर आ रहा है। अब नाटो यूक्रेन को अटैक और डिफेंस दोनों तकनीक दे चुका है। रूस ऑर्लॉन ड्रोन से यूक्रेन की रेकी करता है, लेकिन यूक्रेन ने पहली बार रूस का ऑर्लॉन ड्रोन गिरा दिया है। खास बात यह है कि ड्रोन करीब 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, यानी नाटो से यूक्रेन को हाई एल्टीट्यूड अटैक मिसाइलें भी मिल चुकी हैं। मारिनिवका से लेकर मॉस्को तक और ऑर्लोन ड्रोन गिराने तक इस सब में नाटो शामिल है। और अब माना जा रहा है कि रूस इस ऑपरेशन में शामिल देशों पर हमले कर सकता है। लिथुआनिया ने रूस के हमले के बारे में चेतावनी जारी की है। लिथुआनिया में आपात स्थिति से निपटने की तैयारी हो रही है। लिथुआनिया सरकार युद्ध की तैयारी में जुट गई है। संभावित युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को निकालने का अभ्यास शुरू कर दिया गया है। यूक्रेन भले ऑपरेशन में कामयाब रहा, लेकिन मॉस्को हमलों से रूस नाटो की जंग की चिंगारी भड़कने की आशंका तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।
रूसी टैंक ब्रिगेड का बारूदी एक्शन, कुर्स्क में यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी खत्म। जी हां, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रूसी टैंक ब्रिगेड ने प्रहार किया है कुर्स्क में और यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी को समाप्त कर दिया है। और यूक्रेनी सेना का कुर्स्क अभियान एक बहुत भारी भूल साबित होने वाली है। कुर्स्क में रूसी सेना ने यूक्रेनी फौज का संहार शुरू कर दिया, तो वहीं रूसी सेना अब पूर्वी यूक्रेन में हावी हो चुकी है। डोनेस्क में रूसी सेना बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है और पोक्रोवस्क से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर तक रूसी सेना का काफिला पहुंच चुका है। यूक्रेन से कुर्स्क की सप्लाई लाइन काटने की बड़ी तैयारी है। ज़ेलेंस्की मजबूर इसलिए हैं क्योंकि पूर्वी यूक्रेन को बचाने के लिए सैनिकों की भारी कमी है, क्योंकि यूक्रेन ने अपनी पूरी ताकत कुर्स्क में लगा दी है। यूक्रेन का कुर्स्क मिशन अधूरा है, लेकिन रूस का पूर्वी यूक्रेन वाला अभियान अब कामयाबी के बेहद करीब पहुंच चुका है। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों की घेराबंदी के बीच पुतिन ने जिस रणनीति के साथ पूर्वी यूक्रेन का मिशन चलाया, वो यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी हार साबित होने वाली है। यूक्रेनी जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा रूस के कब्जे में आने वाला है। यूक्रेनी सेना का बहुत अहम ठिकाना नष्ट होने वाला है। डोनेस्क और लुहांस्क की लड़ाई लड़ना मुश्किल हो जाएगा। पूर्वी यूक्रेन में जंग का हॉट सेंटर पोक्रोवस्क नाम की जगह है। पूर्वी यूक्रेन में इसी जगह से युद्ध की कमान संभाली जाती रही। यही की रेल और सड़क के नेटवर्क से यूक्रेनी सेना को मदद मिलती रही। लेकिन अब कुछ ही दिन में यूक्रेनी सेना लाचार और मजबूर होने वाली है। क्योंकि रूसी सेना पोक्रोवस्क के बेहद करीब तक पहुंच चुकी है। पोक्रोवस्क को बचाने के लिए यूक्रेन को हजारों सैनिकों की जरूरत है, लेकिन यूक्रेन के सैनिक कुर्स्क में जंग लड़ रहे हैं। रूस की सेना जिस तरह से हमला कर रही है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस को फिलहाल किसी बड़ी जीत को हासिल करने की हड़बड़ी नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस न सेना होगी न युद्ध होगा वाले फॉर्मूले पर काम कर रहा है। जिसके तहत यूक्रेनी सेना के संहार को सबसे अधिक अहमियत दी जा रही है। यूक्रेन के सैनिकों के ठिकानों पर मिसाइल हमले हो रहे हैं। सरेंडर कर रहे यूक्रेनी सैनिकों की भी हत्या हो रही है। खार्किव में यूक्रेनी सेना के पलटवार का जवाब देते हुए एक यूक्रेनी कमांड सेंटर को नष्ट कर दिया गया। यहां यूक्रेन के कई अफसर भी मौजूद थे। हमले में यूक्रेन के 8 सैन्य वाहन नष्ट हो गए। 80 यूक्रेनी सैनिकों की भी मौत हो गई। खार्किव में मौजूद नाटो देशों से आए हथियारों को भी नष्ट किया जा रहा है। खार्किव में एक और अमेरिकी ब्रेडली वाहन नष्ट कर दिया गया।
लेकिन पूर्वी यूक्रेन में सबसे भीषण हमला चल रहा है। कुपियांस्क में रूस फ्लाइट बम से हमले कर रहा है। रूसी हमले में कुपियांस्क की एक इमारत मलबे में तब्दील हो गई। दावा है कि इमारत में यूक्रेन ने हथियारों का गोदाम बनाया था। पिछले दिनों यूक्रेनी सेना प्रमुख ने दावा किया था कि पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना के आगे बढ़ने की रफ्तार रुक चुकी है, लेकिन अब चंद दिनों में ही यह दावा झूठा साबित हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना पोक्रोवस्क के बेहद करीब तक पहुंच चुकी है। और रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौज डोनेट्स्क के नोवोहोरोदिव्का पर कब्जा कर चुकी है। ये पोक्रोवस्क से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है और इस जंग में यूक्रेन को 24,000 सैनिक गंवाने पड़े। पोक्रोवस्क के करीब रूसी सेना पहुंच चुकी है और अब पोक्रोवस्क पर हमले की तैयारी है। और साथ ही बता दें आपको कि नोवोहोरोदिव्का पर कब्जे के साथ ही रूसी फौज का हाईवे नंबर M04 पर भी कब्जा हो चुका है। इस हाईवे से डोनेट्स्क और लुहांस्क तक हथियार की सप्लाई होती थी, लेकिन अब वो बंद है। अब रूसी फौज का अगला टारगेट पोक्रोवस्क है, जहां से दो अहम सड़कें निकलती हैं। पहला है रोड नंबर T0504 और दूसरी सड़क है T0515। इन दोनों सड़कों से यूक्रेन की सेना खार्किव, डोनेट्स्क और लुहांस्क तक हथियार और रसद की सप्लाई करती है। वोल्हेदार में भी भीषण जंग चल रही है। यहां से गुजरने वाला हाईवे मारिंका होते हुए कुर्स्क तक जाता है। हाईवे नंबर 532 बंद होते ही कुर्स्क और मारिंका जैसी जगहों पर यूक्रेन की सप्लाई बंद हो जाएगी। पूर्वी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की ने अपनी सबसे भरोसेमंद अजोव बटालियन को भेजा है, लेकिन सैनिकों की संख्या के मामले में रूस यूक्रेन से बेहद आगे है। अजोव बटालियन ने डोनेट्स्क के न्यूयॉर्क को खाली करा लिया था, लेकिन बाकी इलाकों से रूसी फौज आगे बढ़ती रही। अब कुर्स्क की एक बड़ी सप्लाई लाइन खतरे में है। इसके अलावा वोल्हेदार में भी भीषण जंग चल रही है। वोल्हेदार डोनेट्स्क के दक्षिण में है। वोल्हेदार में यूक्रेनी सेना का ठिकाना है। यहीं से साउथ डोनेट्स्क में मुकाबला चल रहा है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन को लाचार बनाने के लिए सैनिक और हथियारों को खत्म करना जरूरी है। पुतिन जिस रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं वो ज़ेलेंस्की के कुर्स्क मिशन को एक गलत फैसला साबित कर सकता है। इस वक्त ज़ेलेंस्की चाहकर भी पूर्वी यूक्रेन को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेनी सैनिकों की टुकड़ियां कुर्स्क मिशन पर हैं। ज़ेलेंस्की अब कुर्स्क मिशन को बीच में छोड़ सकते हैं। सैनिकों को वापस डोनेट्स्क बुलाया जा सकता है। कुर्स्क छोड़कर पूर्वी यूक्रेन को अहमियत दे सकते हैं। फैसला अब ज़ेलेंस्की के हाथों में है, लेकिन फिलहाल कुर्स्क से वापस लौटने में लंबा वक्त लग सकता है, जबकि रूसी सेना पोक्रोवस्क से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर रह गई है। इसलिए माना जा रहा है कि अब ना तो कुर्स्क अभियान सफल होगा और ना ही पूर्वी यूक्रेन को बचाया जा सकेगा। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों पर घेर कर हमले हो रहे हैं। कुर्स्क में रूसी सेना की बहुत बड़ी तैनाती हो चुकी है। कुर्स्क में हर दिन यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो रही है। यूक्रेन रूस पर दबाव बनाने के लिए रूसी शहरों पर ड्रोन हमले कर रहा है। अब पूर्वी यूक्रेन से रूसी सैनिकों को हटाने के लिए रूस में नया फ्रंट खोलने की तैयारी चल रही है, ताकि रूस सैनिकों को डोनेट्स्क से हटाकर दूसरी जगह भेजने पर मजबूर हो जाए। लेकिन नए फ्रंट को खोलने के लिए भी यूक्रेन को सैनिकों की जरूरत है, जो कि कुर्स्क अभियान की वजह से मुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर इस वक्त की,
अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट शुरू, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच डिबेट, रिपब्लिकन ट्रंप और डेमोक्रेट कमला के बीच डिबेट लाइव। वॉरजोन से खबर, खार्किव में रूसी सेना का बड़ा हमला, रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड ने धावा बोला, हमले में यूक्रेन के हथियार तबाह हुए। क्रीमिया पर कब्जे का प्लान तैयार हो चुका है। यह पूरी प्लानिंग नाटो ने की है, जिसे अंजाम तक यूक्रेन पहुंचाएगा। दरअसल यूक्रेन ब्लैक सी में 5 लाख जवान उतारने वाला है। इन जवानों को ट्रेनिंग नाटो देश दे रहे हैं। 5 लाख जवानों के टारगेट पर ब्लैक सी से सटे रूसी इलाके होंगे, जबकि प्राइमरी टारगेट क्रीमिया होगा। अगर यह प्लान सफल हुआ तो पुतिन के हाथ से क्रीमिया का निकलना तय माना जा रहा है। We need to have this long-range capability not only on the occupied territory of Ukraine, but also on the Russian territory. 6 सितंबर को जेलेंस्की जर्मनी पहुंचे, नाटो के अधिकारियों से बात की, लॉन्ग रेंज हथियारों की मांग की, जो अब भी विचाराधीन है। लेकिन इस मीटिंग में एक ऐसे प्लान पर मोहर लगी जो रूसी राष्ट्रपति को सबसे बड़ा झटका है। नाटो ने वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ मिलकर रूस पर सबसे बड़े प्रहार का प्लान तैयार किया है। नाटो के इस प्लान का वॉर ग्राउंड होगा ब्लैक सी और टारगेट होगा क्रीमिया। नेटो क्रीमिया को मुक्त कराने का ऑपरेशन शुरू करने वाला है, जिसके लिए उसने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें रूस फंसा तो क्रीमिया को गवाए बिना बाहर नहीं निकल पाएगा। नेटो ने ऑपरेशन ब्लैक सी तैयार किया है। ऑपरेशन का एजेंडा क्रीमिया की मुक्ति होगा। इस ऑपरेशन को यूक्रेन के जरिए अंजाम दिया जाएगा। इसके लिए यूक्रेन ने 5 लाख सैनिकों की फौज तैयार की है। यूक्रेन के इन 5 लाख सैनिकों को समंदर में जंग लड़ने की खास ट्रेनिंग दी जा रही है। नाटो के मरीन कमांडो इन्हें पानी के अंदर और ऊपर जंग लड़ने की कला सिखा रहे हैं। सैनिकों की ट्रेनिंग के बाद नाटो का ग्रीन सिग्नल मिलते ही जेलेंस्की के जवान ब्लैक सी के जरिए रूस की धरती पर हमला कर देंगे। माना जा रहा है कि यह हमला सर्दियां खत्म होने के बाद मार्च के पहले हफ्ते में हो सकता है। सवाल है कि इन 5 लाख जवानों का टारगेट क्या होगा। अब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के टारगेट पर क्रीमिया का सेवास्तोपोल, रूस का नोवोरोसिस्क बेस और सूची होगा, जहां रूसी राष्ट्रपति का पैलेस है। हालांकि यूक्रेन की कोशिश ब्लैक सी से लगती रूस की पूरी कोस्ट लाइन को दहलाने की होगी, ताकि रूस अपना फोकस क्रीमिया से शिफ्ट करने के लिए मजबूर हो जाए और यूक्रेन क्रीमिया में ताकत झोंक कर उस पर वापस कब्जा कर ले। एक तरफ नेटो यूक्रेन के सैनिकों को मरीन ट्रेनिंग दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को हथियारों की मदद भेजी जा रही है, जिसमें सबसे पहला नाम स्वीडन का है। स्वीडन रूस को 3,720 करोड़ रुपए के हथियार भेजने वाला है। स्वीडन की तरफ से यूक्रेन को कॉम्बैट बोट्स, एंटी टैंक वेपन और मैनपैड्स भेजे जाएंगे। इसके अलावा नेटो की तरफ से नेवल ड्रोन, छोटे युद्धपोत और ड्रोन सबमरीन भेजी जा सकती है।
साफ है, ऑपरेशन ब्लैक सी से पहले नाटो फुल प्रूफ तैयारी करना चाहता है ताकि हर हालात में मिशन सफल बनाया जा सके। नेटो की तैयारियों की भनक रूस को भी है, जिसका संकेत सर्गेई लेबेदेव ने दिया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, जेलेंस्की ब्लैक सी पर हमले के लिए सेना तैयार कर रहे हैं। यूक्रेन मार्च 2025 के बाद ऑपरेशन शुरू कर सकता है। हमला करने वाले कोई सुपर फाइटर नहीं होंगे, लेकिन जरूरी है कि हम सावधान रहें। नेटो के हमले से पहले पुतिन भी बड़ी तैयारी कर रहे हैं। क्रेमलिन में ब्लैक सी और क्रीमिया की सुरक्षा के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। माना जा रहा है कि पुतिन सर्दियों से पहले ओडेसा पर हमले का आदेश दे सकते हैं। दरअसल ओडेसा अब भी यूक्रेन के कब्जे में है। ओडेसा ब्लैक सी से लगता है, माना जा रहा है कि ब्लैक सी में अटैक ओडेसा से होगा। रूस की कोशिश हमले से पहले इस पर कब्जे की है। रूस की टेंशन सिर्फ नेटो का ऑपरेशन ही नहीं, बल्कि कमजोर होता कर्ज ब्रिज भी है। ये कर्ज ब्रिज की लेटेस्ट तस्वीरें हैं, जिन्हें आतिश ब्रिगेड ने जारी किया है। इन तस्वीरों में कर्ज ब्रिज का क्षतिग्रस्त हिस्सा नजर आ रहा है। दावा है कि ब्रिज का स्ट्रक्चर बेहद कमजोर हो चुका है। हमलों की वजह से ब्रिज के ढांचे को काफी नुकसान हो चुका है और ये कभी भी गिर सकता है। हालांकि रूस ने इन सभी दावों को प्रोपेगेंडा बताया है और ब्रिज की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए पंतशीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। साफ है, आने वाले दिनों में ब्लैक सी रूस यूक्रेन जंग का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनने वाला है। जहां रूस कमजोर पड़ा तो क्रीमिया को गवा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जिस तरह यूक्रेन का कोना कोना बारूदी प्रहार से थर्रा रहा है, ठीक वैसा ही मंजर अब इजरायली धरती पर दिखाई देगा, क्योंकि इजरायली सरजमी को दहलाने के लिए ईरान ने रूस से इस्कंदर मिसाइलों की खेप मंगाई है, जो न सिर्फ भीषण हमले कर सकती है बल्कि एटमी प्रहार से तबाही भी मचा सकती है। आखिर कैसे, देखिए। अल्लाहु अकबर। सिलसिलेवार ब्लास्ट से दहलता ये इलाका सीरिया का है, जहां 48 घंटे पहले इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। मीडिया रिपोर्ट्स में इस हमले को लेकर दावा किया गया कि आईडीएफ ने सीरिया के 15 अलग अलग ठिकानों पर मिसाइलें दागी, जिसमें 16 लोगों की मौत हुई जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। वैसे तो आईडीएफ का यह हमला सीरिया पर था, मगर इस हमले की आंच ईरान तक पहुंची, क्योंकि आईडीएफ ने सीरिया के जिन इलाकों में बारूद बरसाया, दरअसल वो ईरानी सेना की मिलिट्री फैसिलिटी और उसका रिसर्च सेंटर था। आपको बता दें, आईडीएफ ने सीरिया के 4 शहरों पर हवाई हमला किया। इन हमलों में IRGC की मिलिट्री फैसिलिटी तबाह हुई। वहीं मस्याफ में ईरान का रिसर्च सेंटर भी ध्वस्त हुआ। आईडीएफ के हमले में ईरानी सेना का हथियार डिपो राख हुआ।
बस फिर क्या, सीरिया में IRGC सेंटर पर हमले से ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन भड़क गए और अब इसी का इंतकाम लेने के लिए ईरान ने घातक मिसाइलों की खेप रूस से मंगाई है। रूस के घातक ब्रह्मास्त्रों में से एक है इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका इस्तेमाल रूसी ब्रिगेड धड़ल्ले से यूक्रेन के खिलाफ कर रही है। यूक्रेनी शहरों को इस्कंदर मिसाइल के प्रहार से दहला रही है। अब सवाल यह है कि ईरान ने इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल की ही खेप रूस से क्यों मंगवाई? आखिर पुतिन के इस ब्रह्मास्त्र की ताकत क्या है? क्यों वॉर जोन में इसे घातक शिकारी बताया जाता है? तो आपको बता दें कि इस्कंदर M एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता करीब 500 किलोमीटर है। इस मिसाइल की लंबाई करीब 7.3 मीटर होती है। दावा किया जा रहा है कि अब इन्हीं इस्कंदर मिसाइलों के साथ ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन इजरायली धरती को दहलाएंगे, वॉर जोन में भीषण तबाही मचाएंगे। खान यूनिस पर हमलों के दौरान अल मवासी कैंप को सबसे सुरक्षित बताया गया था। इजरायल ने राफा और खान यूनिस को खाली कर लोगों को अल मवासी जाने की सलाह दी थी, जिसके बाद यहां सैकड़ों शरणार्थी पहुंच गए थे। लेकिन बीती रात इजरायल ने यहां 2000 किलोग्राम का बम गिराया, जिसमें 40 लोगों की मौत हो। कहीं कोई तबाही के बीच जिंदा लोगों की तलाश कर रहा है, तो कहीं कोई घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना चाहता है। राख और रेत के बीच कोशिश है एक एक जिंदगी बचा लेने की। ये तस्वीरें गाजा के खान यूनिस शहर की है, जो बीती रात एक बार फिर दहल उठा। IDF ने गाजा के अल मवासी कैंप पर एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद हर तरफ तबाही फैल गई, चीख पुकार मच गई। IDF का दावा है कि अल मवासी कैंप के पास हमास का कमांड सेंटर था, जहां 50 से ज्यादा हमास लड़ाके छिपे थे। हमले से पहले पूरे इलाके की पूरी जांच की गई थी। एयरफोर्स ने स्ट्राइक कर कमांड सेंटर को तबाह कर दिया। इजराइल का दावा है कि यह एक पिन पॉइंट टारगेटेड हमला था। मानवीय नुकसान कम से कम हो, इसकी पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन कोशिश का नतीजा क्या रहा, वो ये तस्वीरें बता रही है। जरा ये देखिए, बच्चों की साइकिल पड़ी है, उनके खिलौने पड़े हैं, लोग हाथों से ही मलबे को खोद रहे हैं, अपनों की तलाश कर रहे हैं। इजराइल का हमला कितना बड़ा था, उसका अंदाजा सुबह की तस्वीरों से लगाया जा सकता है। यह उसी जगह का वीडियो है जहां इजराइल का बम गिरा था, जहां कई मीटर चौड़ा गड्ढा हो चुका है। दरअसल इजराइल ने यहां अमेरिकी MK-2000 बम का इस्तेमाल किया। जहां यह बम गिरा, वहां से 20 से ज्यादा टेंट मौजूद थे। हमले में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं 60 लोग घायल हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा 100 तक पहुंच सकता है। इस हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र का बयान भी सामने आया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने बयान में तुरंत सीज फायर की मांग की है। गुटेरेस ने कहा, इस भयानक युद्ध को समाप्त करने की जरूरत है। मैंने कभी इस तरह की मौत और विनाश नहीं देखा, जिसे पिछले कुछ वक्त में गाजा में देखा गया है। खाड़ी देशों के समूह गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की मीटिंग में भी इजराइल के खिलाफ आवाज उठ रही है। इस मीटिंग में तुरंत युद्ध विराम की मांग की गई है। साथ ही कतर, अमेरिका और मिस्र से जल्द मध्यस्थता को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कहा गया है।
साफ है, गाजा पर अरब देश एकजुट हो चुके हैं, जो लगातार अमेरिका पर युद्ध खत्म करने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन इजराइल लगातार गाजा में नरसंहार कर इस युद्ध को और भड़का रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।